हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू दिस beloved चैनल beloved एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम अपने 12th के चैप्टर 1 वेरिएशन इन साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स को वन शॉट में कवर करने वाले हैं। ये वीडियो आपके एग्ज़ाम के पहले बहुत काम आएगा क्योंकि आप बहुत शॉर्ट में अपने एनसीईआरटी को पूरी रिवाइज कर लोगे और ये नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप चैनल दोनों में मिल जाएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। एग्ज़ाम के पहले आप इन नोट्स को रेफ़र करोगे तो आपका पूरा एनसीईआरटी रिवीजन हो जाएगा। और आपको पता है हमारे बोर्ड्स में क्वेश्चंस हमारे एनसीईआरटी में से ही आते हैं, और अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो एनसीईआरटी में आपका पकड़ बहुत अच्छा होना चाहिए। और एनसीईआरटी को ही शॉर्ट फॉर्म में अगर आपको पढ़ना है तो आपको इन नोट्स को रेफ़र करना है। दैट्स ऑल, बहुत हो गई इंट्रोडक्शन। अब हम चलते हैं सीधे चैप्टर पे। तो पहला अपना इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्या है कि इंडिविजुअल डिफरेंस, कि इंडिविजुअल यानी एक इंसान दूसरे इंसान से अलग कैसे है, डिफरेंट कैसे है। वैसे इंसान तो बने नहीं है, ठीक है, अभी बन गए। तो ये जो एक इंसान है, अरे इंसान नंबर 1 और इंसान नंबर 2, ये दोनों एक दूसरे से डिफरेंट कैसे हैं, किन किन एट्रीब्यूट्स पे, यानी किन किन फीचर्स में, किन किन कैरेक्टरिस्टिक्स में लोग आपस से डिफरेंट होते हैं, क्या क्या अलग चीज़ होती है लोगों में, इन्हीं सारा किस्सा आज हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ओके, इंट्रोडक्शन समझ में आ गया। सो पहली बात, पीपल डिफर इन फिजिकल, कॉग्निटिव, इमोशनल एंड सोशल ट्रेट्स। तो 4 तरह के ट्रेट्स होते हैं जिनमें लोग डिफर करते हैं। ओके, तो पहला हो गया अपना फिजिकल यानी दिखने में। फिर हो गया कॉग्निटिव, कॉग्निटिव यानी मेंटल प्रोसेस में, यानी उनके सोच विचार मानसिकता इन सारी चीज़ों में। तीसरी है इमोशनल, लोग के इमोशन अलग अलग लोग महसूस करते हैं। और चौथी हो गई सोशल ट्रेट, कुछ लोग कैसे बिहेव करते हैं, कुछ लोग कैसे अलग से बिहेव करते हैं। ओके, अब जो साइकोलॉजिकल जो एट्रीब्यूट्स है, यानी जो साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है, फीचर्स है, वेरी इन डिग्री एंड एक्सप्रेशन अक्रॉस इंडिविजुअल। अब अलग अलग इंडिविजुअल में एक एक एट्रीब्यूट अलग हो सकता है। जैसे अपन अगर इंटेलिजेंस कोई माने तो एक इंसान में इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा हो सकती है, दूसरे इंसान में इंटेलिजेंस थोड़ी कम हो सकती है। ओके, अब उसकी जो बिहेवियर है, किसी भी इंसान की, किसी भी पर्टिकुलर इंसान की जो बिहेवियर है वो किससे इन्फ्लुएंस होती है। पहली बात तो उसके ट्रेड्स, यानी उसके अंदर किस तरीके के ट्रेड्स है, किस तरीके के कैरेक्टर्स है उसके, उससे इन्फ्लुएंस होता है कि वो बंदा बिहेव कैसे करेगा। और दूसरी जो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है अपना सिचुएशन, कि उसको कौन से सिचुएशन में हमने डाला है, और उस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं सिचुएशनिज्म। बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसलिए मैंने ब्लैक से थोड़ा हाईलाइट किया है। सो सिचुएशनिज्म का मतलब होता है पर्सन्स बिहेवियर इज मोर इन्फ्लुएंस्ड बाय द सिचुएशन दे आर इन रेदर देन बाय स्टेबल पर्सनल ट्रेट्स। तो किसी इंसान के पर्सनल ट्रेट्स क्या है, कैसे है, उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि उसको कैसे सिचुएशन में हमने डाला है, जिससे कि उसका बिहेवियर क्या निकल के आ रहा है वो हम देखने के लिए, हमें वो देखने के लिए, यानी अगर हमें किसी का बिहेवियर अगर जज करना है तो हमें देखना है कि उसको हमने कैसे सिचुएशन में डाला है। ये हमको ज़्यादा देखना है, प्रायोरिटी हमको ज़्यादा देना है सिचुएशन को, और सेकेंडरी प्रायोरिटी हमको देना है कि इंसान का ट्रेट कैसा है, पर्सनल ट्रेट क्या है। ओके, समझ आ गई। अब जो साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स होते हैं, एट्रीब्यूट्स यानी जो हमने कहा ना फीचर्स कैरेक्टरिस्टिक्स, उनके कुछ डोमेन्स होते हैं, मतलब अलग अलग कुछ होते हैं। और फिर हम इनमें से इंटेलिजेंस को आज के चैप्टर में पूरे एक्सप्लेन करके देखेंगे और बाकी चीज़ों को थोड़ी बहुत बस झांक मारेंगे। ओके, पहली बात तो है इंटेलिजेंस। तो एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम और अडेप्ट। तो इंटेलिजेंट का मतलब है कि किसी भी इंसान में किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की एक एबिलिटी होती है, किसी भी नया प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने की। और दूसरी बात, उसको किसी भी नए सिचुएशन में डाल दो उसको अडेप्ट कर सकता है, अपने आप को एडजस्ट कर सकता है। जैसे कि सॉल्विंग मैथ क्विकली, कोई बंदा मैथ्स में अच्छा है, मैथ्स जल्दी कर रहा है, तो वो बंदा इंटेलिजेंट है। दूसरा है एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड का मतलब होता है पोटेंशियल इन स्पेसिफिक एरिया। जैसे किसी इंसान में अगर कुछ एक टैलेंट है मानो, तो उसको अगर हम बहुत ज़्यादा उस फील्ड में ट्रेनिंग देते हैं तो उसकी ऐसी कैपेसिटी होती है कि वो उस पोटेंशियल के, मतलब उस स्पेसिफिक एरिया के हाईएस्ट पोटेंशियल तक पहुंच सकता है। जैसे कि किसी का स्केचिंग में अगर स्किल है तो अगर हम उसको ज़्यादा ट्रेनिंग दे, सही गाइडेंस दे, तो वो आर्ट में एक करियर बना सकता है। तीसरा है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट सबको पता है कि क्या, किसको क्या पसंद है, किसकी क्या प्रेफरेंस है। जैसे कि एग्जांपल में है
चूजिंग ह्यूमैनिटीज़ ड्यू टू लव फॉर लिटरेचर, किसी को लिटरेचर बहुत पसंद है, हिंदी कहानियाँ कविता बहुत पसंद है, इसलिए कोई लोग ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम को चूज़ करते हैं, आर्ट्स स्ट्रीम को चूज़ करते हैं। जैसे आपको अगर साइकोलॉजी पसंद है लेकिन साइंस में शायद साइकोलॉजी नहीं है, आर्ट्स में है, तो आपने आर्ट्स ले लिया, ह्यूमैनिटीज़ आपने ऑप्ट कर लिया फॉर द लव ऑफ साइकोलॉजी। समझ आ गए बात। फिर अपना है चौथा पर्सनालिटी। पर्सनालिटी मतलब किसी इंसान में क्या यूनिक है। देखो नॉर्मल सी कैरेक्टर्स फीचर्स तो सारे इंसान के ऐसे ही होते हैं, लेकिन किसी किसी में कुछ चीज़ें अलग होती है जिसकी वजह से वो इंसान दूसरे इंसान से यूनिक होता है, अलग होता है। जैसे कुछ लोग एक्सट्रोवर्ट होते हैं या फिर कुछ लोग जैसे इंट्रोवर्ट होते हैं, तो वही बात है। फिर पांचवा है वैल्यूज़। वैल्यूज़ मतलब जो अपने एथिक्स होते हैं, मोरल वैल्यूज़ जो एथिक्स होते हैं। सो बिलीव्स गाइडिंग बिहेवियर। तो वैल्यूज़ का मतलब है कि हम किस चीज़ को वैल्यू करते हैं, किस चीज़ में बिलीव रखते हैं, जिससे कि हमारा बिहेवियर ऐसा होता है। जैसे ऑनेस्ट स्टूडेंट रिफ्यूज चीटिंग। जैसे कोई इंसान या फिर कोई बच्चा अगर बिलीव करता है कि चीटिंग एक गलत चीज़ है, वो हमारे एथिक्स के खिलाफ है, तो वो बंदा रिफ्यूज़ करेगा कि हमको चीटिंग नहीं करना है एग्ज़ाम में। समझ आ गई बात। ओके, अब ये सारे तो हमारे एट्रीब्यूट्स हो गए। अब हमको देखना है कि अपने ये जो एट्रीब्यूट्स है यानी जो भी कैरेक्टर्स है, इन सबको हम एसेस कैसे करते हैं। एसेस का मतलब होता है टेस्ट करना। हम इनको टेस्ट कैसे करते हैं, एग्जामिन कैसे करते हैं। ओके, तो इसका पर्पस क्या है, ज़रूरत क्यों है इन सारे डोमेन्स को या फिर सारे जो कैरेक्टर्स हैं इनको एसेस करने की ज़रूरत क्या है। पहली सवाल तो ये है। तो ये सवाल इसलिए है और इसका जवाब ये है, अंडरस्टैंड एंड प्रेडिक्ट बिहेवियर। हमको लोगों की बिहेवियर को समझना है और उनके क्या आगे बिहेवियर हो सकता है, आगे फ्यूचर में वो क्या कर सकते हैं, इसको हमें प्रेडिक्ट करना होता है। हमें भविष्यवाणी करनी होती है, नॉट लाइक दैट, बट हाँ प्रेडिक्शन मतलब आगे क्या होगा उसका पता लगाना। फिर ये तो एक बात हो गई। दूसरी बात है आइडेंटिफाई स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। जैसे आपका अगर कोई टेस्ट होगा तभी ना पता चलेगा कि आप किस में अच्छे हो और किस में बुरे हो, आपका कौन सा स्ट्रेंथ है कौन सा वीकनेस है। उसके बेसिस पे आप अपना एक कैरियर चूज कर सकते हो। जैसे एसेस करने के बाद पता चलेगा कि आप आर्ट में अच्छे हो, आप लिटरेचर में अच्छे हो, फिर आप मैथ्स में अच्छे हो। तो अगर मैथ्स में अच्छे हो तो आप एक मैथ्स रिलेटेड कैरियर चुन सकते हो, आर्ट से रिलेटेड आर्ट में अच्छा हो तो आर्ट रिलेटेड कैरियर चुन सकते हो। ओके, फिर हेल्प इन कैरियर गाइडेंस एंड थेरापी। तो जो जो बात मैंने बोली वही बात है। अब एट्रीब्यूट्स एसेस, कौन कौन से एट्रीब्यूट को एसेस किया जाता है जो हमने पढ़ा, इंटेलिजेंस, एप्टीट्यूड, पर्सनालिटी, इंटरेस्ट, वैल्यूज। ओके, अब जो हमें हमें ये एट्रीब्यूट को एसेस करना है ना, उनके कुछ मेथड्स तो चाहिए, किस मेथड्स के थ्रू हम इनको एसेस करेंगे, एग्जामिन करेंगे। तो सबसे पहला अपना साइकोलॉजिकल टेस्ट। जो साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं वो स्टैंडर्डाइज्ड होते हैं, यानी वो फिक्स्ड होते हैं, एक स्टैंडर्ड पे होता है कि हमें यही इन्हीं चीज़ों को टेस्ट करना है। ऑब्जेक्टिव मेजर ऑफ एट्रीब्यूट्स। अब इस ये जो क्या करता है, एट्रीब्यूट्स के जो ऑब्जेक्टिव्स है उसको मेजर करते हैं, यानी किसी एट्रीब्यूट का क्या ऑब्जेक्टिव है, किसी एट्रीब्यूट को मेजर करने का क्या कारण है, क्या नहीं कारण है, क्या ज़रूरत है, उसकी ऑब्जेक्टिव क्या है, उन्हीं चीज़ों को वो देखता है। दूसरी बात है इंटरव्यू। इंटरव्यू तो सबको पता है फेस टू फेस होता है, किसी के पर्सनल इन्फॉर्मेशन लेने में हेल्प करता है। ऑब्जर्वेशन देख के उसका पूरा बिहेवियर को पता लगाना, नेचुरल में या फिर कंट्रोल सेटिंग में। तो किसी का बिहेवियर को देख के वॉच करके पता लगाना, हो सकता है ये नेचुरल सेटिंग में हो सकता है ये कंट्रोल सेटिंग में हो, यानी आप जो चीज़ हो रहा है आप उसको खुद देख रहे हो आराम से, या फिर आप खुद से कुछ एक्सपेरिमेंट करके उसको देख रहे हो, यानी कंट्रोल सेटिंग। फिर अपना आता है केस स्टडी। केस स्टडी सबको पता है, किसी भी एक इंसिडेंट को इंसान के लाइफ का बहुत डेप्थ में जाके उसको एक्सप्लोर करना। हमने केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन किया है ना, आपने किया होगा चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 4 तक हमने कंप्लीट किया है, आपको वो देखना ही है। ओके, और पांचवा है सेल्फ रिपोर्ट, कि किसी को हमने खुद ही बता दिया कि आप अपने बारे में रिपोर्ट दो। हमने उसको एक क्वेश्चनर दे दिया, उसने टिक किया हाँ ये मैं ऐसी हूँ वैसी हूँ, ये है वैसे हैं। इन्वेंटरीज और डायरीज, किसी के खुद के उसने डायरी लिखा है अपने बारे में, हम उसको भी पढ़ सकते हैं, उसके बारे में सारी जानकारी पता लगा सकते हैं। ओके, अब हमने कहा था ना कि सारे एट्रीब्यूट्स में एक अपना है इंटेलिजेंस, उसको हम थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे। तो सबसे पहला इंटेलिजेंस जो है, तो ये आपके एनसीईआरटी में से, एनसीईआरटी में आपका इंटेलिजेंट का ये डेफिनेशन दिया है कि ऑक्सफोर्ड के अकॉर्डिंग इंटेलिजेंस इज द पावर ऑफ परसीविंग, लर्निंग एंड अंडरस्टैंडिंग एंड नोइंग।
इंटेलिजेंट का मतलब होता है किसी में किसी चीज़ को परसीव करने की, यानी समझने की, सीखने की, समझने की और जानने की जो क्षमता होती है, जो पावर होती है, उसको हम कहते हैं इंटेलिजेंस। अब यहाँ पे परसीव करना और समझना, अंडरस्टैंड करना, ये दोनों में लगता है समझना, बट परसीव यानी आपको नॉर्मली जैसे मतलब जैसे मानो कोई इंसान कुछ कह रहा है तो उसका एक अपना पर्सपेक्टिव होगा, उस पर्सपेक्टिव से आप अगर समझ रहे हो उस चीज़ को, मतलब कोई जो स्पीकर है वो जिस पर्सपेक्टिव से कह रहा है, अगर आप उसी पर्सपेक्टिव से चीज़ों को समझ रहे हो, कुछ अपना मीनिंग नहीं निकाल रहे हो, खुद से आप समझ रहे हो अपने आप से, उसको हम कहेंगे परसीव करना। ओके, फिर अपना सीखना, समझना और जानना। ओके, देन वेस्लर करके एक साइकोलॉजिस्ट है, उन्होंने कहा कि एबिलिटी टू थिंक रैशनली, अगर कोई इंसान रैशनली सोच सकता है, पर्पसफुली एक्ट कर सकता है, यानी जैसे ज़रूरी है वैसे एक्ट कर सकता है, डील इफेक्टिवली विथ एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट के साथ बहुत अच्छे से डील कर सकता है, यानी अपने आप को एडजस्ट कर सकता है, एडप्ट कर सकता है, हमने पहले देखा था ना, तो वो बंदा इंटेलिजेंट है। और एक है हमारे बिनेत, अल्फ्रेड बिनेत उनका नाम है, वो कहते हैं कि जज वेल एंड रीजन वेल, आप किसी भी चीज़ को जज कर सकते हो बहुत अच्छे से, या फिर कोई चीज़ क्यों हुआ उसके पीछे आप रीज़न दे सकते हो, तब हम कहेंगे कि आप इंटेलिजेंट हो। ओके, अब इंटेलिजेंट की कुछ थ्योरीज हैं जो कि अपने एनसीईआरटी में दी हुई है, और उन थ्योरीज में दो तरह के थ्योरीज हैं। दो तरह के थ्योरीज में पहला अपना है साइकोमेट्रिक अप्रोच, यानी थ्योरीज का मतलब है कि किसी एक अप्रोच में जाके किसी साइकोलॉजिस्ट ने इंटेलिजेंस को डिफाइन किया होगा, तो उसमें अपने को दो अप्रोच देखने हैं। पहला है साइकोमेट्रिक अप्रोच। तो साइकोमेट्रिक अप्रोच जो है ना, वो क्या करता है, वो इंटेलिजेंस को मेजर करता है टेस्ट, स्कोर और फैक्टर्स के माध्यम से, कि टेस्ट किया फिर कैसे रिजल्ट आया, स्कोर कैसा आया, कौन कौन से फैक्टर पे कैसे स्कोर किया, इन सारी चीज़ों पे देखा जाता है। अगर जिन थ्योरीज में इंटेलिजेंट को मेजर किया जाता है इस तरीके से, उसको हम कहेंगे साइकोमेट्रिक अप्रोच। ओके, पहला अपना आया स्पेयरमैन्स टू फैक्टर थ्योरी। टू फैक्टर थ्योरी में दो फैक्टर आता है, एक को कहते हैं जी फैक्टर जो कि जनरल एबिलिटी, और एक है एस फैक्टर स्पेसिफिक एबिलिटीज। ओके, तो जनरल फैक्टर जी फैक्टर जैसे कि बात करना, सिंपल सी मैं कह देती हूँ बात करना, तो बात करना एक बहुत ही जनरल बात है, सब में होती है, लेकिन स्पेसिफिक फैक्टर बहुत अच्छे से बात करना, या फिर बहुत ही अच्छे से, जैसे स्टोरी टेलर्स होते हैं, तो नॉर्मली जो बंदे बात करते हैं उनसे जो स्टोरी टेलर होते हैं वो बहुत अच्छे से बात कर पाते हैं, यानी स्टोरी टेलिंग वाली जो फैक्टर है वो स्पेसिफिक है, स्पेसिफिक एबिलिटी है। और जो बात करना, नॉर्मली हम बात करते, आप बात करते, हम सब बात करते, वो जनरल फैक्टर है। ओके, फिर अपना है थर्स्टन्स थ्योरी। थर्स्टन्स बताते हैं कि इंटेलिजेंस 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज से बनती है, और वो मेंटल एबिलिटीज कैसा है, जैसे हमने यहाँ पे बोला ना कि फैक्टर्स पे देखते हैं, तो यहाँ पे हमने देखा कि 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज होती है। एबिलिटीज का मतलब होता है कि मतलब कैपेसिटी, अगर हम नॉर्मली कहें तो कैपेसिटी, तो 7 मेंटल कैपेसिटी होती है, जिनमें जो अगर ये सारी चीज़ें हैं किसी में तो इंटेलिजेंट है। सबसे पहला अपना है वर्बल, बात करना, न्यूमेरिकल, स्पेटियल, रीजनिंग, मेमोरी, फ्लुएंसी एंड परसेप्शुअल स्पिट। ओके, फिर तीसरा जो अपना थ्योरी है गर्डनर्स मल्टीपल इंटेलिजेंस, इसको मैंने बोर्ड्स कैप्सूल सीरीज में भी अपना कवर किया है, आप वहाँ पे डिटेल में देख लेना। तो ये जो अपना थ्योरी है ये कहता है कि 8 टाइप के इंटेलिजेंस है, इन दोनों में कंफ्यूज मत होना बेटा। देखो, टू फैक्टर में पता चलता है टू फैक्टर है, दो फैक्टर है। फिर जो थर्स्टन्स थ्योरी है उसमें है कि 7 एबिलिटीज है, मतलब 7 तरीके की कैपेसिटीज होती है जो कि इंसान को इंटेलिजेंट बनाता है। और गार्डनर्स मल्टीपल इंटेलिजेंस में कहते हैं कि 8 तरीके के इंटेलिजेंस ही होते हैं। तो यहाँ पे क्या, थर्स्टन में 7 तरीके की मेंटल एबिलिटीज होती है, और गर्डनर्स कहते हैं कि 8 तरीके के इंटेलिजेंस ही 8 तरीके के होते हैं, जैसे लिंग्विस्टिक हो गए, लॉजिकल, मैथमेटिकल, स्पेटियल, म्यूजिकल, बॉडीली काइनेस्टिक, इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल एंड नेचुरलिस्टिक। हम इसमें एक्सप्लेन नहीं करेंगे, आपको एक्सप्लेनेशन देखनी है तो आप पूरा जो डिटेल कराया है आप वहाँ देख लेना।
फिर अपना है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। तो जैसे नाम से पता लग रहा है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग यानी ये जो मेंटल प्रोसेसेस है वो हाउ पीपल थिंक, सॉल्व एंड प्लान एंड प्रोसेस इंफॉर्मेशन। तो इस थ्योरी के इनमें जो थ्योरीज आती है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच में, इसमें जो अप्रोच लगाया जाता है वो है कि इंसान कैसे सोचता है, कैसे किसी चीज़ को सॉल्व करता है, प्लान करता है, इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है, इसके बेसिस पे। और जो अपना साइकोमेट्रिक था कि टेस्ट करके, स्कोर करके, फैक्टर्स के बेसिस पे हमने देख लिया। और जो इन्फॉर्मेशन, देखो नाम याद रखो बस हो जाएगा। इन्फॉर्मेशन प्रैक्टिस में क्या आएगा कि अपने आप को देखना है कि लोग सोचते कैसे हैं और चीज़ों को प्रोसेस कैसे करते हैं। पहला अपना है स्टैनवर्क्स ट्राईआर्क थ्योरी। इसको मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया अपने बोर्ड्स कैप्सूल सीरीज में। ट्राईआर्क, ट्राई माने होता है 3 और आर्क होता है जैसे एक सर्कल हो गया, तो सर्कल के इस पार्ट को मतलब आधे से थोड़ा कम पार्ट को हम आर्क कहते हैं। तो 1 आर्क, 2 आर्क, अपना 3 आर्क। तो 3 आर्क मतलब ट्राई आर्क माने इसमें कितने फैक्टर्स होते हैं, 3 का फैक्टर्स होते हैं यानी 3 स्टेप्स होते हैं। आप फैक्टर वैक्टर मत याद रखो, आप याद रखो स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला है 3 टाइप के, मतलब 3 टाइप का वो 3 स्टेप्स का वो एनालिटिकल यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग के तौर पे इंसान सोचता है। फिर क्रिएटिव यानी पहली बात तो इंसान सोचता है किसी मतलब कि इंफॉर्मेशन को गैदर करके मैंने कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना है, ये पहली बात इंसान सोचता है। दूसरी बात, उसके पास सारे इन्फॉर्मेशन गैदर करके वो इंसान सोचता है कि मैंने कोई नया इनोवेशन करना है। मुझे पता नहीं, मैं बहुत अजीब सी हिंदी बोलती हूँ अब, मतलब कई बार मेरे को बहुत है एक्चुअल में मैं नॉन हिंदी स्पीकिंग हूँ ना, तो जहाँ से मैं जो सुनती हूँ उसी को पकड़ लेती हूँ, बट आई थिंक आई शुड स्पीक प्रॉपर हिंदी। तो पहला हमारा जो है वो है एनालिटिकल एबिलिटी। एनालिटिकल एबिलिटी का मतलब है हमने इन्फॉर्मेशन गैदर किया है और उससे मैंने सोचा है कि मुझे कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना है, यानी इंसान सॉल्व करने की तरफ ध्यान दे रहा है। दूसरा है क्रिएटिव, इंसान के पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल होने पे वो कोई कुछ नया करना चाहता है, कुछ इनोवेशन करना चाहता है। ओके और तीसरी चीज़ है प्रैक्टिकल, रियल लाइफ एडाप्टेशन। किसी इन्फॉर्मेशन की अवेलेबिलिटी होने पर इंसान जो है रियल लाइफ में डायरेक्ट उसको यूज़ करना चाहता है। इसको आप कॉमन सेंस के तौर पे भी देख सकते हो। ओके और पास मॉडल में दास एंड नागलेरी का है, ये थोड़ा याद रखना। जेपी दास पास मॉडल दिया था। यहाँ पे 4 प्रोसेस है, 4 प्रोसेस के थ्रू इन्फॉर्मेशन को पूरा कोई इंसान गैदर करता है यानी प्रोसेस करता है। ओके तो जैसे कि पास, PASS पास, PASS पास। तो पास अगर इसको जान जाओगे आप एग्जाम में पास हो जाओगे। P फॉर प्लानिंग, A फॉर अटेंशन, S फॉर साइमल्टेनियस एंड S फॉर सक्सेसिव प्रोसेसिंग। तो इसको याद रखना, नाम में ही काम है। तो पहले इंसान प्लान करता है, फिर उसकी तरफ अटेंशन देता है, फिर साइमल्टेनियसली यानी सारी चीज़ों को एक साथ देखता है, और फिर सक्सेसिव यानी एक के बाद एक करके प्रोसेस करता है। दैट्स इट। इतना बस आप रिवीजन के लिए याद रखो, बाकी आपको पूरा कहानी तो डिटेल लेक्चर में पढ़ाया ही है मैंने। फिर अपना एक और कॉन्सेप्ट है इंडिविजुअल डिफरेंस इन इंटेलिजेंस। अब हमने इंटेलिजेंस को पढ़ लिया है, अब हमें देखना है कि इंडिविजुअल में, अलग अलग लोगों में इंडिविजुअल के बेसिस पे भी डिफरेंस है। अपना चैप्टर का नाम ही तो है एट्रीब्यूट्स में क्या डिफरेंस है, तो इंटेलिजेंस तो एक एट्रीब्यूट है, अब इसमें क्या डिफरेंस है वो देखना है। तो सबसे पहला यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है नेचर वर्सेस नर्चर डिबेट। तो नेचर का मतलब है जो नेचुरली है आप में, और नर्चर यानी आपकी नर्चरिंग कैसे हुई है, आपका परिस्थिति कैसा रहा है। तो नेचर यानी हेरिडिटी, हेरिडिटी कहता है कि इंटेलिजेंस इन्फ्लुएंस्ड बाय जीन्स, ट्विन स्टडीज शो हाई सिमिलरिटी। तो ये जो नेचर है ये डिबेट ही है, नेचर वर्सेस नर्चर। तो ये नेचर क्या कहता है कि जो हेरिडिटी है, जो नेचर है, जो जीन है, जो जेनेटिकली जो जीन है उसमें से बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंस को इन्फ्लुएंस किया जाता है, इंटेलिजेंस को इन्फ्लुएंस करता है हमारे जीन्स, इंटेलिजेंस को बहुत इन्फ्लुएंस करता है। क्योंकि जो ट्विन्स है, अगर आप ट्विन्स को सेपरेट भी कर दोगे, अलग अलग भी कर दोगे, तब भी उनके इंटेलिजेंस में बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी पाई जाती है। ओके अब उसी के कॉन्ट्रास्ट में अपना जो नर्चर है यानी जो एनवायरनमेंट है वो कहता है कि नहीं,
किसी इंसान का एजुकेशन कैसा हुआ है, उसका कल्चर कैसा है, फैमिली कैसा है, उसको कैसी अपॉर्चुनिटीज़ मिली है, उससे भी उसका एबिलिटी कितना है, उसका इंटेलिजेंस कितना है, वो पता चलता है। ओके, अब इसको ये देखो ऐसे, जैसे यहाँ पे कहा है कि अगर मानो ट्विन है हमारे, एक है राम और दूसरे हैं अगर श्याम, चलो जो कॉमन नाम है, तो पहला बात है कि अगर राम और श्याम को आप अलग अलग भी रखोगे तभी उनमें अलग अलग वो है, मतलब अगर उनको सेपरेट भी आपने कर दिया है तब भी इनके लिए इंटेलिजेंस में आप बहुत ज़्यादा सिमिलरिटीज़ देखोगे। ये कहता है अपना नेचर, और अपना जो नर्चर है वो कहता है कि हाँ चलो मान लिया वो एक ही माँ बाप से पैदा हुए हैं, एक ही जेनेटिक कंपोनेंट है इनमें, लेकिन अगर इनको इसको अगर राम को अगर आपने शहर में पाला है, इसको बहुत अच्छी एजुकेशन दी, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ दी, हो सकता है ये कंपनी का सीईओ ही बन जाए। लेकिन शाम अगर कहीं पे मानो कुंभ मेले में बिछड़ गया है, किसी गरीब के घर चला गया, वहाँ उसने पढ़ाई नहीं की, कोई अगर नॉर्मली ऐसे ही काम करता है तो उसकी कितनी भी इंटेलिजेंस हो, उसका काम वो एबिलिटी उसकी प्रकाश नहीं होगी, मतलब वो मतलब प्रस्फुटित नहीं होगा, वो एक्सप्रेस नहीं होगा, हाँ जो भी है एक्सप्रेस नहीं होगा, बहुत मुश्किल से याद आया, एक्सप्रेस नहीं हो पाएगा। ओके, लेकिन यहाँ पे कंक्लूशन में अब दोनों में झगड़ा तो हुआ है, उस झगड़े को निपटाकर एक कंक्लूशन पे हम आए हैं और हमने कहा कि इंटेलिजेंस इज प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। तो हमने कहा नहीं, लड़ाई मत करो आप लोग, इंटेलिजेंस जो अपना है वो हम आप दोनों से मिलकर ही बना है, कोई आप लोग लड़ो मत, जो इंटेलिजेंस है वो आप दोनों से मिलकर बना है, आप दोनों का ही हाथ में हाथ है। अब वो परसेंटेज अलग हो सकते हैं लेकिन लड़ाई मत करो, दोनों ही हो आप। ओके, फिर अपना एक और कॉन्सेप्ट आता है मेंटल एज। तो मेंटल एज मतलब मेंटल एज का कॉन्सेप्ट दिया है अल्फ्रेड बेनीथ ने, एज लेवल एट विच अ चाइल्ड परफॉर्म्स ऑन एन इंटेलिजेंस टेस्ट। तो अगर किसी इंसान को इंसान तो चलो छोड़ो, बच्चे को अगर इंटेलिजेंट टेस्ट दिया गया है, मतलब उसको देने के लिए कहा गया है, तो वो बच्चा जिस एज लेवल पे वो परफॉर्म कर रहा है, जिस एज लेवल पे आके वो परफॉर्म कर रहा है, वो उसकी मेंटल एज हो गई। जैसे कि अभी मैं इसको वीडियो को बंद कर देती, इधर इसको थोड़ा साइड कर लेती हूँ, इसको 5 लिए थे। ओके, जैसे कि बच्चा अगर 10 साल का है लेकिन अगर वो 12 साल के जैसा मैथ्स क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है तो वो उसका मेंटल एज होगा 12। जैसे कुछ लोग होते तो 16-17 साल के, लेकिन वो बातें इतने बुड्ढे बुड्ढे तरीके से करते हैं, आपके बैचमेट में होगा, लगेगा कि वो 25 साल के हैं, मतलब उनकी इतनी एक्सपीरियंस ऐसी होती है, तो वो उसका मेंटल एज होगा 25 साल। वैसे है, इतना आसान नहीं है, इसको थोड़ा सा हम मतलब टेस्ट वेस्ट करके निकालते हैं। तो नॉर्मली आप ऐसा सोचो कि अगर किसी का 10 साल का एज है तो 10 साल में वो कौन से क्लास में आएगा, जो भी क्लास में आएगा। अगर वो जैसे 14 साल का है, वो 9th क्लास का मैथ्स अगर वो कर रहा है तो वो 14 ईयर एज के लेवल पे आ रहा है, तो उसके मेंटल एज हम 14 ऐसे मानेंगे। इतना मतलब मुंह से नहीं बोल सकते आप, इसको टेस्ट करके आपको निकालना पड़ता है। ओके, फिर अपना एक और कॉन्सेप्ट आता है क्रोनोलॉजिकल। क्रोनोलॉजिकल एज है जो एक्चुअल एज है वही एज है, इसमें कुछ अलग कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर जन्म से आपका 10 साल है तो आपका क्रोनोलॉजिकल एज 10 साल है, इसमें कोई खास कुछ नहीं है। सीधा ही बात याद रखो, मेंटल एज मतलब आप मेंटली कितने एज के हो, क्रोनोलॉजिकल मतलब बायोलॉजिकल। वो एक मीम वायरल हुआ था ना, आप क्रोनोलॉजी समझिए, यानी आप जो पूरी बायोलॉजिकली जो कहानी है, इसका जन्म कहाँ से हुआ वो समझिए। तो क्रोनोलॉजी समझिए यानी इसका जन्म, इसका बर्थ कहाँ से हुआ वो समझिए। तो क्रोनोलॉजी माने बर्थ, माने जन्म कहाँ से हुआ, तो जन्म से आपका जितनी उम्र है आपका वही क्रोनोलॉजिकल एज है। सीधी बात, नो बकवास। अब यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट आता है जिसको हम इंटेलेक्चुअल गिफ्टेडनेस कहते हैं। अगर आपका IQ 130 से ज़्यादा है तो आप इंटेलेक्चुअली गिफ्टेड है, आपके अंदर स्पेशल टैलेंट्स होगा। आप में क्या क्या ट्रेड्स हो सकते हैं, हाई क्रिएटिविटी हो सकते हैं, लीडरशिप, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एडवांस लैंग्वेज, इस तरीके के ट्रेड्स आप में पाए जा सकते हैं। फिर अपना एक और कॉन्सेप्ट आता है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। अब भाई इंटेलेक्चुअल गिफ्टेडनेस की बात हो गई, IQ 130 के ऊपर चला जाता है कुछ लोगों का, लेकिन कुछ लोगों का तो 70 से नीचे भी आ जाता है। अगर 70 से नीचे आ जाता है तो इंटेलेक्चुअल डिसेबल हम कहते हैं। इनको अपने लाइफ में कई सारी स्किल्स को अडॉप्ट करने में दिक्कतें आती हैं, एकेडमिक्स में तो और ज़्यादा दिक्कतें आती हैं। इनको हमेशा ज़रूरत होती है स्पेशल एजुकेशन की और वोकेशनल ट्रेनिंग की। कुछ लोगों को तो लाइफ टाइम सपोर्ट की और केयर की भी ज़रूरत होती है। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी डेफिशिएंसी करके अपना
जो बोर्ड्स कैप्सूल सीरीज़ है उसको आप पढ़ना, पूरे अच्छे से मैंने समझा दिया है। फिर अभी वही है जो आप देखा है ना आपने, वही आप हम इधर अभी पढ़ लेंगे। तो IQ इंटेलिजेंट कोशेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस टेबल को आप याद रखना कि कितना रेंज होने पे कैसा होता है, इसको याद रखो आप। और IQ का फॉर्मूला आप याद रखो, IQ इज इक्वल टू मेंटल एज डिवाइडेड बाय क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। ओके, सिंपल फॉर्मूला है। IQ यानी आपका IQ कितना है, आप इंटेलिजेंट कितने हो, ये सारी चीज़ें वो आपको पता है। अब IQ कौन कितना होने पे कौन से रेंज पे अपना क्या अवस्था होगी, क्या स्थिति होगी, वो हम देख लेते हैं। अगर आपका 70 से बिलो है, 70 से कम है, वो हमने देखा इंटेलेक्चुअली डिसेबल हो जाते हो। अगर 70 से 84 भी तक है तब भी आप बिलो एवरेज ही कहलाते हो। अगर 85 से 114 तक है तो एवरेज है, 115 से 129 है तो एबव एवरेज है, और 130 से भी ज़्यादा है तब तो आप गिफ्टेड ही हो, आपके ऊपर सीधे भगवान का हाथ है भाई, इंटेलेक्चुअली गिफ्टेड हो आप। ओके, तो इसके साथ आप याद रखो एवरेज IQ कितना होता है इंसान का, एवरेज IQ है 100। इंसान का मतलब ओवरऑल जो एक कर्व आता है, एक कर्व ऐसे आता है ये जहाँ पे इधर हो आपका होगा डिसेबल, इधर आपका गिफ्टेडनेस होगा, और जो एवरेज जो बीच का आएगा वो कितना है 100। तो एवरेज IQ कितना है 100, MCQ में आ सकता है। ओके, अब आपने देख लिया, हमने इंटेलिजेंस देख लिया। अब इंटेलिजेंस को मेजर करने के लिए भी तो हमारे पास कुछ टेस्ट होने चाहिए ना। तो 3 तरीके के हैं, और वो तरीका कैसा है कि हमने उसको कैसे यूज़ किया है, उनका एट्रीब्यूट क्या है, उसके ऊपर डिपेंड करके 3 तरीके के हैं। पहली बात तो एडमिनिस्ट्रेशन, हमने उसको एडमिनिस्ट्रेट कैसे किया, यानी हमने उसको किया कैसे है, क्या हमने इंडिविजुअली किया है, क्या ग्रुप में किया है। और इंडिविजुअली किया है तो इंडिविजुअल टेस्ट, ग्रुप में किया है तो ग्रुप टेस्ट। अब उसका नेचर कैसा है, किस तरीके का है टेस्ट, क्या वो वर्बल है यानी बात करके है, नॉन वर्बल है बिना बात करे सिर्फ एक्शन के थ्रू, या फिर नॉन वर्बल में सीधी राइटिंग वगैरह भी आ सकती है, मतलब एक्शन यानी आप राइटिंग ऐसे सोचो। और परफॉर्मेंस मतलब आपने एक्शन की आपने कुछ परफॉर्म किया। और तीसरी टाइप की है बाई कल्चर, यानी क्या वो कल्चर फेयर है, कल्चर को सपोर्ट करता है, और कल्चर बायास्ड है, क्या वो कल्चर के अगेंस्ट है। यानी कुछ पर्टिकुलर टेस्ट अगर ऐसा है जो सभी कल्चर के लिए ओके है तब हम उसको कल्चर फेयर कहेंगे, और अगर टेस्ट ऐसा है जो एक कल्चर के लिए ओके है दूसरे के लिए नॉट ओके है तब हम उसको कल्चर बायास्ड कहते हैं। ओके, मैं थक जाती हूँ यार बहुत लंबा लेक्चर हो जाता है ना तो कई बार। ओके, अब अपना एक और कॉन्सेप्ट आता है कल्चरल इंटेलिजेंस। तो कल्चरल इंटेलिजेंस में उतना ज़्यादा कुछ खास इतने मेरे है नहीं, इसको रिवीजन ही करना है। तो अगर हमने वेस्टर्न व्यू देखना है तो वेस्टर्न में जो है लोग ज़्यादा फोकस करते हैं कि आप एकेडमिक में कैसे हो, आपके एनालिटिकल स्किल कैसे है, आप चीज़ों को एनालाइज कर सकते हो कि नहीं, आप में लॉजिकल स्किल कितना है, आप लॉजिक दे सकते हो कि नहीं, रैशनली सोच सकते हो कि नहीं, ये सारी चीज़ें। लेकिन अपन इंडिया में क्या होता है कि हम वैल्यू करते हैं कि किसी इंसान का कॉग्निशन प्रोसेस कैसा है, इमोशन कैसे हैं, ये सारी चीज़ों को छोड़ो, पहली इंपॉर्टेंट है वैल्यूज़ कैसे हैं, सेल्फ अवेयरनेस कैसे है, क्या आप सेल्फ को लेके अवेयर हो, खुद को लेके अवेयर हो, क्या आप में वैल्यूज़ हैं यानी आप में एथिक्स हैं। तो इंडिया में बड़ा ये सब चोचला रहता है कि इंसान की एथिक्स कैसे हैं या बिहेवियर कैसी हैं, ये सारी चीज़ें आपको पता ही है, मुझे और ऐसे बढ़ा चढ़ा के बताने की ज़रूरत नहीं है। ओके, फिर अपना एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इमोशनल इंटेलिजेंस। तो इमोशनल इंटेलिजेंस का डेफिनेशन क्या है आपके एनसीईआरटी में, सेट ऑफ स्किल दैट अंडरलाइन एक्यूरेट अप्रेजल एक्सप्रेशन एंड रेगुलेशन ऑफ इमोशन। तो इंसान में अगर अपने इमोशंस को सही से एक्सप्रेस करने की और रेगुलेट करने की अगर स्किल होती है, उनमें इतनी क्षमता है कि अपने इमोशंस को अच्छे से वो एक्सप्रेस कर सकता है, रेगुलेट कर सकता है, यानी एक थर्ड पर्सन के पर्सपेक्टिव से देख सकते हैं कि मैं अगर गुस्सा कर रहा हूँ तो क्यों कर रहा हूँ, मुझे अगर बुरा लग रहा है तो किस बात का बुरा लग रहा है, मुझे अगर किसी को देख के जेलसी हो रही है तो क्यों हो रही है, उसके पास ऐसा क्या है जो मेरे पास नहीं है, क्या कमी है जो मुझे सता रही है। अगर इन्हीं सारी चीज़ों के सोचने की समझने की क्षमता इंसान में है तो वो इंसान इमोशनली इंटेलिजेंट है। दैट्स ऑल। अब साइंटिस्ट तो हर जगह टिप्पणी देते ही है, तो इधर भी एक साइंटिस्ट है, एक नहीं दो है, सिलोवियन मायर
अच्छा, अपना मतलब स्पेलिंग याद रखो, प्रोनाउंसिएशन में तो दिक्कत मुझे आती ही है थोड़ी बहुत। सो एबिलिटी टू मॉनिटर एंड यूज इमोशन एंड थिंकिंग एंड एक्शन। तो जो सेल्वी एंड मेयर है वो कहते हैं कि किसी इंसान में अपने इमोशंस को अगर मॉनिटर करने की एबिलिटी है और उसको सोचने में और किसी काम को करने में अगर वो यूज़ कर सकते हैं उस इमोशंस को, तब वो बंदा या फिर तब वो इंसान इमोशनली इंटेलिजेंस है। अब जो इमोशनली इंटेलिजेंट इंसान है उनके कुछ ट्रेड्स क्या होंगे, कुछ मतलब स्पेसिफिक ट्रेड्स होंगे जिससे आप पहचान सको कि वो इमोशनली इंटेलिजेंस है। सबसे पहले एम्पैथी, वो इंसान एम्पैथेटिक होगा दूसरों के लिए। उसके मन में अगर किसी को ख़राब स्थिति में देखेगा तो उसके मन में ख़राब लगेगा, उसको दूसरों के लिए दुख महसूस होगा, दूसरों के प्रति उसकी संवेदनशीलता का महसूस होगा। फिर है सेल्फ रेगुलेशन, अपने आप को रेगुलेट कर सकता है। मोटिवेशन, खुद को खुद मोटिवेट कर सकता है, दूसरे मोटिवेशन के ऊपर डिपेंड नहीं है। और उसके सोशल स्किल अच्छे हैं। ओके, अब एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, इसको मैंने अपने फेवरेट कलर में मार्क किया है। सो EQ इज़ ऑफन मोर रिलेटेड टू सक्सेस देन IQ। सो EQ कई बार ज़्यादा ज़रूरत होती है या फिर ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है सक्सेस पाने के लिए IQ से भी ज़्यादा। ओके, अब हमारे एक और कॉन्सेप्ट, अच्छा ख़त्म हो रहा है, ठीक है। अब कुछ एबिलिटीज़ है जिनको कि हम स्पेशल एबिलिटीज़ के नाम से जानते हैं। वैसे मैंने कहा था ना कि हमने सिर्फ इंटेलिजेंस को पूरा अच्छे से पढ़ना है और बाकी चीज़ों को बस देखना है। तो एप्टीट्यूड, एप्टीट्यूड मैंने बोला है कि पोटेंशियल टू एक्सेल इन ए स्पेसिफिक एरिया, कि किसी स्पेसिफिक एरिया में आपको अगर सही ट्रेनिंग और सही गाइडेंस दी जाती है तो आपको उस एरिया में अपने हाईएस्ट पोटेंशियल तक, आपने नहीं अपने असलियत आ ही जाती है प्रोनाउंसिएशन में, तो अपनी हाईएस्ट पोटेंशियल तक पहुंचने की आप में क्षमता होती है। फिर अपना इंटरेस्ट, इंटरेस्ट का वही है लाइकिंग, प्रेफरेंस, आप किसी को लाइक करते हो, किसी के प्रति आप इंटरेस्टेड हो। समझ आ गई बात? ओके। तीसरी बात, क्रिएटिविटी, एबिलिटी टू जनरेट नोवेल एंड यूजफुल आइडियाज, यानी आप में किसी नई चीज़ को जनरेट करने की, कुछ नया सोचने की, कुछ नया करने की आप में एबिलिटी है। और हो सकता है कई बार वो यूज़फुल आइडियाज़ भी हो, यानी क्रिएटिविटी से जो बंदा जो कुछ करता है वो यूज़फुल ही होता है। ओके, अब हम क्रिएटिविटी को थोड़ी मतलब ढंग से पढ़ लेते हैं, थोड़ा बहुत। इंटेलिजेंस से तो कम ही प्रायोरिटी मिला है इसको, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत ध्यान इसके तरफ भी देते हैं, नहीं तो बुरा मान जाएगा क्रिएटिविटी। सो क्रिएटिविटी हमने देखा, एबिलिटी टू प्रोड्यूस आइडियाज, ऑब्जेक्ट्स और सॉल्यूशन दैट आर न्यू, ओरिजिनल एंड यूजफुल। तो आप में नया आइडिया, नया ऑब्जेक्ट और नया सॉल्यूशन प्रोड्यूस करने की एबिलिटी है जो कि नया हो, ओरिजिनल हो, आपका खुद का हो, जिस पे आप कॉपीराइट मार सकते हो और वो चीज़ यूजफुल भी हो। ओके, कॉपीराइट नहीं मार सकते हो, आप अपने नाम पे पेटेंट उसमें रजिस्टर करवा सकते हो। ओके, सो एक और बात, इम्पॉर्टेंट बात, नॉट लिमिटेड टू आर्ट्स। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आर्ट्स में ही सिर्फ क्रिएटिविटी हो, साइंस में, टेक्नोलॉजी में और एवरीडे लाइफ में भी क्रिएटिविटी होती है। इसको मेजर कैसे करते हैं? मेजर करते हैं, दो टेस्ट के नाम हमने यहाँ पे लिख रखे हैं, वैसे तो बहुत है। पहला है टॉरेंस टेस्ट ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग और गुलिफर्ड्स टेस्ट ऑफ डाइवर्जेंट थिंकिंग। गुलिवर ट्रैवल्स, हमने क्लास 9th में एक नोबेल पढ़ा था ना, वो मैंने याद आ गया, गुलिवर्ड्स नहीं, गुलिफर्ड्स टेस्ट ऑफ डाइवर्जेंट थिंकिंग एंड टॉरेंस टेस्ट ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग। तो डाइवर्जेंट थिंकिंग आपको पता होगा और कन्वर्जेंट थिंकिंग आपको पता होगा, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा डाइवर्जन और कन्वर्जन, मिरर में आपने पढ़ा होगा ना। ओके, फिर अपना एक और लास्ट कॉन्सेप्ट है अपना एक क्रिएटिविटी और इंटेलिजेंस। अब हमने क्रिएटिविटी और इंटेलिजेंस दोनों को पढ़ा है, अब इन दोनों को मिला जुला के थोड़ी कुछ नई बातें करते हैं। सो बोथ आर इंटर रिलेटेड कॉग्निटिव एबिलिटीज, दोनों कॉग्निटिव एबिलिटीज हैं। ओके, इंटेलिजेंस क्या है? कन्वर्जन थिंकिंग है, जैसे कि वन करेक्ट सॉल्यूशन, और क्रिएटिविटी है डाइवर्जेंट थिंकिंग, मैनी पॉसिबल सॉल्यूशन। आपने फिजिक्स में पढ़ा है लेकिन अपने इधर भी है तो मैं बता देती हूँ। कॉन्वर्जन और डाइवर्जेंट मतलब, कॉन्वर्जन का मतलब है वन करेक्ट सॉल्यूशन। इंटेलिजेंस में क्या होता है कि एक ही करेक्ट सॉल्यूशन होता है, और क्रिएटिविटी में बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। इसको ऐसे नहीं समझते, ऐसे समझो आप। इंटेलिजेंस में क्या होता है ना कि आपने यहाँ से कुछ सोच सीखा, यहाँ से कुछ सीखा, यहाँ से कुछ सीखा, यहाँ से कुछ सीखा, अलग अलग जगह से सीखा, और सब कुछ मिला के आपने एक सॉल्यूशन बनाया। ओके, आपने सारे टीचर से साइकोलॉजी पढ़ा और सबको मिला के आपने एग्जाम में लिखा, अच्छे से पूरा एकदम टॉप नॉच आंसर लिखा है, तो आप इंटेलिजेंट हो।
लेकिन क्रिएटिविटी है कि आप एक ही इंसान हो या फिर एक ही जगह से बहुत कुछ आप निकाल रहे हो, ये भी आइडिया सोच पा रहे हो, ये भी सॉल्यूशन सोच पा रहे हो, ये भी कुछ कर पा रहे हो, तो वो हो गया डाइवर्जेंट। यानी एक से अगर ज़्यादा हो रहे हैं, डाइवर्स हो रहा है, जब डाइवर्सिफाई हो रहा है तब उसको डाइवर्जेंट कहते हैं। और एकदम से कोने में लाके धकेल रहा है, सारी चीज़ों से सब जान जुन के एक कोने में लाके धकेल दिया, कॉन्वर्जेंट कोना कोना, और डाइवर्जेंट यानी डाइवर्सिफाई। आप इसको ऐसे याद रखो, दैट्स ऑल। ओके, अब अपने एनसीईआरटी में एक थ्योरी है थ्रेशोल्ड थ्योरी करके, सो वो कहता है कि एवव एवरेज इंटेलिजेंस इज नेसेसरी फॉर क्रिएटिविटी, बट बियॉन्ड दैट हायर आईक्यू डज नॉट गारंटी हायर क्रिएटिविटी। तो इसमें एक बात है कि हाँ, इंसान को क्रिएटिव होने के लिए थोड़ी बहुत इंटेलिजेंस की ज़रूरत तो है। मतलब इंसान अगर कुछ नया सोच सकता है, कुछ यूज़फुल कुछ ऐसा सोच सके, तो उसमें थोड़ी बहुत इंटेलिजेंस, थोड़ी बहुत अक्ल तो होने की ज़रूरत है। लेकिन ज़्यादा अक्लमंद इंसान ज़्यादा क्रिएटिव होगा, इस बात की नो गारंटी। ओके, दैट्स ऑल। लास्ट में एक की पॉइंट है, ये आपने जैसे वो रीजनिंग वाले में आता है ना, मैथ्स में, कि ऑल दिस आर दिस बट ऑल दिस आर नॉट दिस। सो दिस इज लाइक ऑल क्रिएटिव acts require some intelligence but not all intelligent act are creative। तो सारे क्रिएटिव एक्ट्स में हर कुछ भी क्रिएटिव आप करो, थोड़ा बहुत इंटेलिजेंस की ज़रूरत है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर इंटेलिजेंट चीज़ क्रिएटिव हो। सिंपल बात है, नहीं समझ आए तो दोबारा सुनो। एक एग्जाम्पल है, आपने मैथ सॉल्व किया तो आप इंटेलिजेंट हो, लेकिन आपने मैथ सॉल्व करने की एक नया मेथड ही निकाल लिया तो आप क्रिएटिव हो, दैट्स ऑल। तो और यहाँ पे हमारा ये चैप्टर पूरा ख़त्म होता है। आपको अगर ये पीडीएफ चाहिए तो अपना टेलीग्राम कम्युनिटी है, वहाँ से डाउनलोड करो, उसको ज्वाइन करो, वहाँ से डाउनलोड करो। और दैट्स ऑल। मैंने तो बहुत मज़े करके पढ़ाया है, मैं थोड़ी थक गई थी बीच में, बट मैंने बहुत मज़े करके पढ़ाया है और मैं उम्मीद करती हूँ आपको भी मज़ा आया होगा। देखो, मैं चाहती थी तो मैं इसको बहुत शॉर्टकट करके 10 मिनट में ख़त्म कर सकती थी, लेकिन आपको समझ आना चाहिए। कोई बच्चा पहली बार भी देख रहा है, उसको भी समझ आना चाहिए, दैट्स ऑल। कैसा लगा कमेंट करो, और दूसरे तीसरे चैप्टर का भी वन शॉट लाओ किया, उस पर भी कमेंट करो, दैट्स ऑल।